नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। प्रदेश में अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में एड्स से ग्रसित निसंतान वृद्ध दंपति, ट्रांसजेंडर सहित 8 नवीन श्रेणियों के लाभार्थियों के पात्रता के निर्धारण के मापदंड निर्धारित किए गए हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लाभार्थी अपनी पात्रता के आधार का संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर सकता है। वहीं ट्रांसजेंडर को स्व घोषणा पत्र के आधार पर खाद्य सुरक्षा मिलेगी। राजस्थान के जैसलमेर में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्कूल के बच्चों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। मोहनगढ़ कस्बे में बस स्टैंड, बालिका विद्यालय, आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को और ग्रामीणों को चिकित्सा कर्मी खाखूराम देवपाल वजीर खान सामरा ने काढ़ा पिलाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के शाहबाद में आदिवासी बहुल क्षेत्र में सड़कों को लेकर वाहन चालक परेशानी का सबक बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नई मार्ग ऐसे हैं जहां पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन इस मौके और विभाग ध्यान नहीं दे रहा और चालक यहां दिन दुर्घटना का शिकार होते जा रहे हैं। यहां केलवाड़ा कस्बे के मुख्य मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे और रोड क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। वहीं शाहबाद के मुख्य मार्ग पर भी गड्ढे बने हुए हैं और रोड क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। राजस्थान के नागौर जिले के सबसे बड़े डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल की हालत बेहद खस्ता है। यहाँ 195 में से 186 पद खाली पड़े हैं, जिस पर कर्मचारियों की नियुक्ति करवानी है। बता दें कि सरकार के सत्ता में आते ही नए विधायक चेतन डूडी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। विधायक चेतन डूडी ने सत्ता में आते ही बांगड़ अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से हालात और व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल की दशा सुधारने को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि अभी तो बांगड़ अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर है। ऐसे में सवाल ये है कि अस्पताल का इलाज होगा तो मरीजों का इलाज कैसे हो पाएगा। दाउरी बोहरा समाज की ओर से बांसवाड़ा में पहली बार अंतर्राज्यीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में करीब 10 देशों के लोग शामिल हुए। इसके लिए बोहरा समाज की ओर से स्टेडियम को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। बता दें कि कार्यक्रम में सैयदना साहब के प्रतिनिधि सैयद अली सरगन भाई साहब कलीमुद्दीन शामिल होंगे, जो कि बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना साहब के बहुत ही खास बताए जाते हैं। 24 सेंटर से 24 टीम्स आ रही है और सभी जो है एथलेटिक्स के अंदर भी है, उसके बाद बैंड परफॉर्मेंसेस के अंदर है, मार्च पास्ट के अंदर है। ये सारे इवेंट्स है जिसके अंदर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी इसके अंदर होंगे प्राइजेस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जयपुर में एक बार फिर बदमाशों ने कैश से भरे एटीएम को निशाना बनाया। घटना सांगानेर इलाके की है। बदमाशों ने सांगानेर सेक्टर 5 में पीएनबी बैंक को निशाना बनाते हुए एटीएम मशीन से कैश निकालने का प्रयास किया। बदमाशों ने अपने साथ लाए गैस कटर से एटीएम मशीन को काटने का प्रयास किया। इस दौरान एटीएम मशीन ने आग पकड़ ली। एटीएम में आग लगने की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की सहायता से आग बुझाई। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, उस वक्त एटीएम में लाखों रुपए थे। माना जा रहा है कि बदमाश गैस कटर से एटीएम को काटकर कैश बॉक्स अपने साथ ले गए। फिलहाल मामले की पड़ताल की जा रही है। जैसलमेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाचना में विशाल निःशुल्क नेत्र व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों की आंखों की जांच कर दवाई दी गई। ये शिविर ताराबाई देसाई ऑफ्थल्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट और ऑयल इंडिया लिमिटेड और जिला अंधता निवारण समिति जोधपुर के सहयोग से आयोजित किया गया। जोधपुर में डॉक्टर राजीव देसाई द्वारा मरीजों की जांच की गई।
राजस्थान के करौली जिले के मासलपुर से डकैतों की बर्बरता सामने आई है। दरअसल डकैतों ने एनएलटी चालक के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। डकैत राम लखन की गैंग ने चालक हंसराम गुर्जर को बुरी तरह से पीटा और नाक में नकेल डालकर उसे पेशाब पिला दिया। घटना 6 जनवरी की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित हंसराम ने इस संबंध में मासलपुर थाने में 7 जनवरी को रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एक मरीज का मोबाइल चोरी करते हुए एक युवक को वहां से मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। वहीं लोगों ने उसकी धुलाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास चोरी के 4 मोबाइल मिले। मामले में मोती जुंगरी थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आज रिश्ते के मायने कितने बदल गए हैं, इसका उदाहरण देखने को मिला विकासनगर इलाके में, जहां 70 साल के बुजुर्ग का भरा पूरा परिवार है, लेकिन उनकी अनदेखी से वे अपनों में बेगाने हो गए। वहीं बेगानों ने न सिर्फ उनकी मदद की बल्कि इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचाया। दरअसल एक बुजुर्ग घर के आगे चबूतरे पर सोया था और नींद में जब पलटने लगे तो नीचे जमीन पर आ गिरे और इसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब दर्द से करहा रहे बुजुर्ग की मदद को कोई नहीं आया आगे। फिर किसी ने जानकारी दी सोशल मीडिया सर्विंग फॉर ह्यूमैनिटी को लेकर, जिसके बाद अली सैफी ने एम्बुलेंस को फोन कर जानकारी दी और खुद साथ जाकर बुजुर्ग को हरिनगर स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। फिलहाल 70 साल के नथुलाल सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने झपरेड़ा से हरिद्वार तक गंगा संकल्प यात्रा का समापन किया। इस यात्रा के दौरान पूर्व सीएम का जगह जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हरीश रावत ने इस यात्रा के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। करीब 60 किलोमीटर की ये संकल्प यात्रा हरिद्वार के झपरेड़ा से शुरू हुई और रुड़की बहादुराबाद होते हुए हर की पौड़ी गंगा घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना कर संपन्न हुई। रानीखेत के ताड़ीखेत विकासखंड सभागार में जन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना तथा समस्याओं को निराकरण करने का भरोसा दिलाया। फरियादियों के कम आने के सवाल पर सीडीओ ने कहा कि समय समय पर प्रशासन द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना जाता है, इस कारण लोग कम पहुंचते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के चमोली में हिम क्रीड़ा स्थलीय ओली के स्कीइंग स्लॉप पर अब स्कीइंग और बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को शुल्क देना होगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने एक बड़ा फैसला करते हुए पर्यटकों के लिए 500 और स्थानीय लोगों के लिए 200 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया। 1300 मीटर में फैली ओली स्लॉप पर इन दिनों बर्फ से ढका हुआ है और आगामी फरवरी माह में यहाँ शीतकालीन स्कीइंग प्रतियोगिता आयोजित होगी। स्लॉप में कृत्रिम बर्फ जमाने के लिए इधर उधर से स्नो मेकिंग मशीनें भी लगाई गई हैं। वहीं ओली स्लॉप में आवाजाही और स्कीइंग पर शुल्क वसूलने को स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ओली में घूमने पर शुल्क लिया जाना उचित नहीं है। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो जल्द ही आंदोलन शुरू किया जाएगा।
केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर 2 करोड़ रुपए लागत से बनवाए गए यात्री विश्रामालय और रेन बसेरे का विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। मनोज सिन्हा ने तरुण विजय द्वारा रेलवे के हित में किए गए विकास कार्यों की तारीफ की। रेलवे कम निवेश की शिकार रही और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारतीय रेल को सामान्य आदमी का परिवहन मानते हैं, इस बात को समझा और भारतीय रेल में निवेश को बढ़ाया। 2014 के पहले मोटे तौर पर 48,000-49,000 करोड़ रुपए देश भर में भारतीय रेल की विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च होते थे। पिछले साल भारतीय रेल ने 1,30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस साल 1,48,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सीधे 2.5 गुना 3 गुना निवेश बढ़ा है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 2014 के पहले सामान्य तौर पर 110 करोड़ 120 करोड़ रुपया उत्तराखंड को मिलता था और वो 550-600 करोड़ रुपया उत्तराखंड की विभिन्न परियोजनाओं पर भारतीय रेल पिछले 3 वर्षों से खर्च कर रही है। हल्द्वानी के गोलापार में बन रहे आईएसबी की जगह बदलने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं वो आईएसबीटी निर्माण के नाम पर बगैर केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के एक भी पेड़ ना काटे। अब मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब तक पुरानी जगह आईएसबीटी बनाने के लिए करीब 11 करोड़ का खर्च हो गया है और नई जगह आईएसबीटी बनाने के केवल सड़क कनेक्टिविटी देने के लिए करीब 35 लाख रुपए और लगेंगे, जबकि कई सड़कों पर पेड़ भी काटे जाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। स्वाइन फ्लू के 22 साल के संदिग्ध मरीज की श्रीमंत इंद्ररेश अस्पताल में मौत हुई है, तो वहीं 2 अन्य स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीज भर्ती हैं। एक में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। सीएमओ एसके गुप्ता ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल के मेडिसिन विभाग के एसओडी डॉक्टर अमित वर्मा ने बताया कि युवक की मौत संदिग्ध रूप से स्वाइन फ्लू से हुई है। अभी एलाइजा रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो लक्षण हैं वे स्वाइन फ्लू के दिख रहे हैं। वहीं स्वाइन फ्लू के 2 अन्य संदिग्ध मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। अभी जो स्वाइन फ्लू पे 3 मरीज भर्ती हैं। एक तो इंद्रेश में कल रिपोर्ट किया गया था इंद्रेश के द्वारा। इसके अलावा एक सिनर्जी में हॉस्पिटल में भर्ती है, एक मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है और 3 तारीख को एक मैक्स हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू के मरीज की मृत्यु हुई थी। सभी हमारे द्वारा, जो हमारे अधिकारियों द्वारा जगह जगह जहां पर मरीज भर्ती हुए थे उनसे लगातार और उनके परिवारजनों से, निकटजनों से संपर्क किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि अगर स्वाइन फ्लू के या ऐसी कोई फ्लू जैसे लक्षण उनको मिलते हैं तो निकट के अस्पतालों में दिखाएं या हमें रिपोर्ट करें। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को सतपुली का दौरा किया, जहां पर उन्होंने वन विभाग के साथ साथ लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग की बैठक ली। इस बैठक में पर्यटन की दृष्टि से सतपुली को विकसित करने पर जोर दिया गया। साथ ही गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का जल्द से जल्द निर्माण करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा मंत्री जी ने पहाड़ों पर बढ़ती दुर्घटना पर भी चिंता जताई और परिवहन विभाग को चेकिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। यही नहीं, पर्यटन मंत्री ने विंटर डेस्टिनेशन बनाने की कवायद में तेजी लाने का आदेश जारी करते हुए कहा कि तमाम कार्य की रिपोर्ट हर महीने उन्हें भेजी जाए। ये बैठक हुई है अधिकारियों के साथ। ये हमारे वन विभाग के अधिकारी और जो हमारे पीडब्ल्यूडी और सड़क संबंधी जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है। उनसे अपेक्षा की गई है कि जो सड़कें अभी आरटीओ के निरीक्षण के लिए प्रतीक्षा में हैं उनको जल्दी चालू किया जाए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और हमने मासिक रिपोर्ट भी मांगी है कि मंथली रिपोर्ट और स्टेटस हमें दें कि सड़कों का स्टेटस क्या है, ताकि जनता को पता चले।
प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने वाली महिला पर गहरा संकट मंडरा रहा है। इनमें से कई महिलाओं को शिक्षा विभाग ने नौकरी से हटाने की कवायद भी शुरू कर दी है, जिसमें जनपद पौड़ी में ही तमाम भोजन माताओं को अब तक नौकरी से हटा दिया गया है, जिसके चलते अब महिलाओं ने एकजुट होकर आंदोलन की राह पकड़ी है। दरअसल शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के तमाम सरकारी विद्यालय जिनमें छात्र संख्या 10 से कम हो गई है, हटाई गई भोजन माताओं को तुरंत बहाल किया जाए और भोजन माताओं के साथ अन्याय न किया जाए। जो स्कूलें बंद हो रही हैं, जो भोजन माताएं हट रही हैं, उनको मतलब जीने के लायक मतलब जैसे वृद्ध पेंशन है, कुछ स्वास्थ्य सुरक्षा है, उनको जीवन बीमा दिया जाए, वृद्ध पेंशन के रूप में अंशदान दिया जाए। अगर अंशदान नहीं हो सकता उनको एक मुश्त मतलब जैसे 1-1.5 लाख रुपये जो भी जितना उनका बनता है, मतलब जितना उन्होंने कार्य किया है उनको एक मुश्त धनराशि दी जाए। देखिए कि शासनादेश के आधार पर नगर क्षेत्र पौड़ी के 2 विद्यालय प्राथमिक विद्यालय नंबर 7 और प्राथमिक विद्यालय नंबर 9 बंद हो गए हैं और उनका मर्जर प्राथमिक विद्यालय नंबर 5 में कर दिया गया है। शासनादेश में ये व्यवस्था है कि जो विद्यालय बंद हो जाएंगे उनकी भोजन माताएं की सेवा जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो इसमें जो है विभाग की तरफ से कोई ऐसा अलग से नहीं है, जो निर्देश पहले से स्टैंडिंग ऑर्डर हैं। आए दिन अपने कारनामों और लापरवाही के चलते सुर्खियों में रहने वाली बागपत पुलिस का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां लवारिश इशारों की कोई कीमत नहीं है। मामला कोतवाली भागवत इलाके का है। कारनामा कोतवाली बागपत पुलिस का है, जहां एक लवारिश इंसान के शव का अंतिम संस्कार लकड़ियां आदि सम्मान से न करके रबड़ और टायरों के ढेर पर रखकर अंतिम संस्कार किया गया। मामला मीडिया में आने के बाद जिले के आला अधिकारी अब जांच कर मामले के तफ्तीश में जुटे हैं और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। यूपी के बरेली में 7 जनवरी को हुए बदमाशों का एनकाउंटर अब सवालों के घेरे में आ गया है। एनकाउंटर में मारे गए परिजनों का कहना है कि 6 जनवरी को पुलिस के लोग ही एनकाउंटर में मारे गए अशोक और कपिल को संभल से उनके घर से लेकर आए थे, जिसके बाद अशोक और कपिल नाम के शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी मामले में प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया, अगर एनकाउंटर में फर्जी तरीके से पुलिस ने अगर हत्या की है तो किसी भी कीमत पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा।